सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में दीक्षा टीपीडी इंटरमीडिएट कोर्स 3 का कोर्स हमें करना है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है। तो मैं अभी आप सबों को फीडबैक आकलन के सारे प्रश्नों के आंसर बताने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं सभी प्रश्नों के विकल्प भी पढ़ूंगा, जिससे कि आप आसानी से उसको ध्यान में रख पाएंगे और आगे आने वाले सर्वे में हम लोग आकलन में हम लोग बना सकेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 है, विप्लव जी अपनी कक्षा के बच्चों को ऐसा फीडबैक देते हैं जिस पर कार्य करके उनके छात्र सीखने की प्रक्रिया में सफल होते हैं। आपको क्या लगता है विप्लव जी फीडबैक को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों को ऐसी जानकारी देना जिससे उनकी समझ और सीखने के उद्देश्य के बीच में मौजूद अंतर खत्म हो सके। मैं ऑप्शन 2 दे रहा हूं फ्रेंड्स। देखिए, अब मैं इसे सबमिट करता हूं। आपका विकल्प सही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन 2 है, सुल्ताना जी का मानना है कि हर बार हर कार्य पर अपने छात्रों को फीडबैक देना सकारात्मक फीडबैक की ओर इशारा करता है। सुल्ताना जी के विचार के बारे में आप क्या राय रखते हैं? तो मैं इस सोच से असहमत हूँ। ये दूसरा मैं देता हूँ। चलिए सबमिट कर देते हैं। देखिए, विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, अपनी कक्षा के बच्चों से दिए हुए फीडबैक पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना फीडबैक को प्रभावकारी बना सकता है। इस विचार के पीछे क्या धारणा हो सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो आप इसका आंसर, बच्चे फीडबैक की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, 1 नंबर का आंसर करिए। और बच्चे किसी फीडबैक की उपयोगिता स्वयं तय करते हैं, 3 नंबर का आंसर आप कीजिए। सबमिट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। बच्चों द्वारा किए गए किसी भी कार्य के अंत में दिया गया फीडबैक किए गए कार्य में सफलता सुनिश्चित करता है। इस कथन पर गहराई से विचार करें और फीडबैक देने के इस तरीके पर अपनी राय व्यक्त करें। तो आप कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। तो मैं इसका विकल्प 2 सबमिट कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शोध में यह पाया गया कि कॉग्निटिव ओवरलोड सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार से फीडबैक देना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, उन मुख्य बिंदुओं पर फीडबैक दें जिनका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो। ठीक है, मैं सबमिट करता हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वंदना जी को लगता है कि उन्हें अपने एक छात्र परमजीत को सीखने के उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा फीडबैक देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस स्थिति में फीडबैक देने का कौन सा तरीका सबसे उचित रहेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 3 नंबर का मैं दे रहा हूं, बच्चों से बातचीत कर। ठीक है, हो गया। आगे मैं बढ़ता हूं। हैटी और टीम परले के अनुसार हम केंद्र बिंदु के तहत 4 स्तरों पर फीडबैक दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी कक्षा के बच्चों को डैश पर आधारित फीडबैक नहीं दूं। तो इसका आप 4 दे सकते हैं ऑप्शन, स्वयं व्यक्ति। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। फीडबैक देते हुए एक ही समय पर 4 बातों का ध्यान दिया जाता है और इसके संदर्भ में निर्णय लिया जाता है कि हम क्या फीडबैक देना चाहते हैं। वह 4 बातें क्या हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले केंद्र बिंदु का हम ध्यान रखेंगे, फिर मेरा भाव है, उसके बाद तुलना है और उद्देश्य है। ये 4 पॉइंट आप देख लीजिए फ्रेंड्स, केंद्र बिंदु, भाव, तुलना और उद्देश्य। ठीक है, मैं इसे सबमिट करता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। वरुण, तुमने अपनी कक्षा में सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। आपको क्या लगता है इस तरह का फीडबैक बच्चों के लिए उपयोगी रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। इसलिए आप यह तरीका लाभदायक नहीं है, इस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। बबीता जी अपनी 3री कक्षा के बच्चों को गुणा करना सिखा रही थी। अवधारणा सिखाने के दौरान उन्होंने यह जानना चाहा कि बच्चों को जितना सिखाया गया है उसमें से उन्हें कितना समझ आया है। उन्होंने
बच्चों का आकलन किया। इस स्थिति में बबीता जी को किस प्रकार का फीडबैक देना चाहिए? तो मैं इसका विवरणात्मक फीडबैक ही देना चाहूँगा। इसको आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे आपको अंतिम फाइनल प्रश्नोत्तरी जो रहता है उसके बारे में बता रहा हूँ। ध्यान देंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक केक के 18/45 तथा 6/10 दो भाग किए गए हैं। आपको सबसे बड़ा भाग लेना है, तो आप कौन सा भाग लीजिएगा? तो देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, 18/45, 6/10 दोनों बराबर है 8/10। तो आप निश्चित रूप से आंसर निकाल ही लिए होंगे। तो आप इसका 6/10 ही आंसर देखिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अपनी कक्षा में बच्चों को चित्रकारी करते हुए एकता जी ने यह समझा कि चित्रकारी करना लिखना सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। चित्रकारी लिखना सीखने के लिए जरूरी क्यों है? दिए गए विकल्पों में सबसे उचित विकल्पों का चुनाव करें। आंसर का ऑप्शन है, चित्रकारी करने से बच्चों के मोटर कौशल विकसित होते हैं। चित्रकारी बच्चों के लिए हमेशा अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का अहम तरीका है, ताकि बच्चे समझ पाएं कि बिंदुओं और लकीरों से खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उपरोक्त सभी, तो मैं इसको सभी में लगा रहा हूँ। ठीक है। शोध में यह पाया गया कि कॉग्निटिव ओवरलोड सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार से फीडबैक देना चाहिए? ऑप्शन है, किन्हीं 2-3 बिंदुओं को चुनकर उन पर फीडबैक देना चाहिए। उन मुख्य बिंदुओं पर फीडबैक दें जिनका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो। हर बिंदु को आसान शब्दों में कहकर फीडबैक देना चाहिए। प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से फीडबैक देना चाहिए। तो मैं इसका ऑप्शन 2 दे रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। अजय ने अपनी कक्षा 1 में बच्चों को लिखना सीखने को लेकर काफ़ी उत्साहित पाया। आपके हिसाब से बच्चों में लिखना सीखने को लेकर इतना उत्साह क्यों होगा? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित सटीक विकल्प चुनें। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। तो ऑप्शन है, अपने भावों, योजनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए, दूसरे बच्चों से संवाद करने के लिए, बिना याद करे सीखी हुई बातों को लिखने के लिए, अपनी अध्यापिका से संवाद बढ़ाने के लिए। तो मैं इसका आंसर अपने भावों, योजनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे सबमिट करता हूँ। टोटल क्वेश्चन 4, क्वेश्चन आंसर 4। देखिए मेरा स्कोर 4 आया है। टोटल क्वेश्चन 4, आंसर 4, टोटल 4 का 4 सही। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।